हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। मैं हूं कृष्ण सर और हम बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में। हम थ्योरी ऑफ डिमांड पे ऑलरेडी 7 वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। आई होप आपने वो सारे 7 वीडियो लेक्चर देख लिए हैं, तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। देखिए गाइस, जो थ्योरी ऑफ डिमांड है उसकी जो हमारी लास्ट क्लास थी वीडियो लेक्चर नंबर 7, उसमें और 6 एंड 7 दोनों वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। जो वीडियो लेक्चर 6 था उसमें हमने गिफिन गुड्स के बारे में बात की थी और वीडियो लेक्चर नंबर 7 में गिफिन के अलावा जो जितने एक्सेप्शंस हैं हमने उस पर बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कनेक्टेड है डिमांड फंक्शन से। याद करिए, मैंने आपको डिमांड फंक्शन बताया था। देखिए बोर्ड पे ध्यान से ये लिखा हुआ है, ये डिमांड फंक्शन है। ऐसा हम पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्या है भाई, क्या कह रहा है ये डिमांड फंक्शन? एक्स की डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी is a function of price of X, price of related goods, income of consumer, taste and preferences, future expectation, population, distribution of income, government policies, natural factors, etc., etc., etc. So there are too many factors that can influence demand of a commodity. ये हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होता है डिमांड कर्व, ये भी आपको बता चुका हूं लॉ ऑफ डिमांड में। डिमांड कर्व शोज द डायग्रामेटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप डिमांड कर्व में बनता है। जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं तो अब हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं बच्चा? हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं डिमांड, और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं हम? वाई एक्सिस पे हम लेते हैं प्राइस। यानी जब हम डिमांड कर्व पे इफेक्ट पड़ेंगे तो हमेशा जो कर्व बनेगा वो वाई एक्सिस पे प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा और एक्स एक्सिस के ऊपर वो डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा। यानी प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप होगा। तो देखिए, हमारा जो डिमांड कर्व होता है उस डिमांड कर्व पे बहुत सारी चीजों का इफेक्ट पड़ सकता है। डिमांड कर्व बदल सकता है। डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे फैक्टर है। यहां हम फैक्टर्स को 2 कैटेगरी में रखेंगे। पहला फैक्टर क्या होगा? प्राइस। और दूसरे फैक्टर होंगे अदर देन प्राइस। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? डिमांड बदलेगी, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड बदले। और दूसरा हम पढ़ेंगे अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से डिमांड बदले। पहला क्या पढ़ेंगे? प्राइस का चेंज, और दूसरा क्या पढ़ेंगे? अदर फैक्टर का चेंज। जब हम प्राइस का चेंज पढ़ेंगे तब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट लेकर चलेंगे, जब अदर फैक्टर्स का चेंज पढ़ेंगे तब प्राइस को कांस्टेंट लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज बोर्ड पे लिखा हुआ, ये कह रहा है डिमांड बदलती है और प्राइस में चेंज होने की वजह से बदलती है। डिमांड बदलती है, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड बदलती है। उसके बारे में बात करते हैं। देखिए हेडिंग ध्यान से, क्या है हेडिंग? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसके बारे में बात हो रही है। यानी क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज हो जाना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व, ये हमारी हेडिंग है। ये हेडिंग को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसका फंक्शन देखिए। क्या है इसका फंक्शन? क्या लिखा है? डी एक्स, यानी कि एक्स की डिमांड। एफ मतलब फंक्शन ऑफ, डिपेंड्स अपॉन। एक्स की डिमांड डिपेंड करती है पी एक्स। क्या है पी एक्स का मतलब? प्राइस ऑफ एक्स। एक्स की डिमांड डिपेंड करती है एक्स के प्राइस पे, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट। एक्स की डिमांड डिपेंड करती है एक्स के प्राइस पे, बाकी सारे फैक्टर को क्या रखा है? कांस्टेंट। तो पहली कैटेगरी हमारी जिसमें हम क्या कह रहे हैं? चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ज्यादा सही शब्द क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस बदलता है तब हम क्या हेडिंग पढ़ते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो उल्टा होगा, वो कहेगा प्राइस कांस्टेंट, अदर फैक्टर बदलेंगे। प्राइस कांस्टेंट और अदर फैक्टर बदलेंगे, उसको हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड। इसको हमने क्या बोला है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसको क्या बोलेंगे? चेंज इन डिमांड। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले किस पे बात कर रहे हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या मतलब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का, या क्या मतलब है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व का? मीनिंग ये है, देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, अदर फैक्टर्स विल रिमेन द सेम। अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट पड़े रहेंगे। अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? देखिए इस डिमांड फंक्शन के अंदर हम क्या कह रहे हैं? कौन बदल रहा है? सिर्फ प्राइस बदल रहा है, सिर्फ प्राइस बदल रहा है। बाकी सारे फैक्टर्स, रिलेटेड गुड का प्राइस यानी कि सब्स्टिट्यूट का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारे के सारे कांस्टेंट पड़े हैं।
चेंज सिर्फ किस में हो रहा है? प्राइस में, बाकी सब में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में जो डिमांड बदलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं यहां पे, क्वांटिटी डिमांडेड को आगे आएगा चेंज इन डिमांड। अभी क्या आया है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का क्या मतलब निकालोगे? प्राइस चेंज होगा, उस वजह से जो डिमांड बदल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखिए प्राइस बदलने की वजह से दो इंपैक्ट आ सकते हैं। एक, प्राइस डाउन हुआ तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस डाउन हुआ तो डिमांड बढ़ गई, और एक प्राइस हाई हुआ तो डिमांड कम हो गई। दो चीजें हो सकती है, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ेगी, प्राइस हाई हुआ डिमांड कम होगी। तो जब प्राइस कम होने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से डिमांड बढ़ती है, उसको बोलते हैं एक्सपांशन, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सपांशन बोलते हैं और एक्सटेंशन बोलते हैं। देखिए दो कैटेगरी है इसकी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की दो कैटेगरी है, एक एक्सपांशन एंड एक्सटेंशन। देखिए एक्सपांशन एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और दूसरा क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। तो आप याद रखेंगे कि एक्सपांशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, इन दोनों के पीछे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा? प्राइस। या मैं यूं कहूं, जब प्राइस चेंज होता है तो जो इंपैक्ट आते हैं वो दो होते हैं, एक को बोलते हैं एक्सपांशन और दूसरे को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। क्या मतलब होता है? एक्सपांशन का फैलना, विस्तार होना, बढ़ना, और किस वजह से हो रहा है ये? प्राइस की वजह से। क्या इंपैक्ट आएगा? सिंपल सी बात, जब प्राइस डाउन होता है उस वजह से डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस के कम होने की वजह से जब डिमांड बढ़ती है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन बोल दो या एक्सटेंशन बोल दो। तो देखिए यहां डायग्राम की तरफ, ये वाई एक्सिस जहां हमने प्राइस लिया है, ये एक्स एक्सिस जहां हमने डिमांड ली है। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? प्राइस, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया अपन ने? डिमांड। आप जानते हैं डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये रहा हमारा डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप। सपोज करिए आप डिमांड करके ए पॉइंट पे थे, यहां इस ए पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे प्राइस था P1 और डिमांड कितनी थी? Q1। आप P1 प्राइस पे डिमांड कर रहे थे Q1। अब मैं क्या कह रहा हूं? प्राइस रिड्यूस होगा, प्राइस P1 से कितना हो जाता है? P2। प्राइस रिड्यूस होता है, जैसे ही प्राइस रिड्यूस होता है डिमांड क्या हो जाती है? Q1 से Q2। आप ए पॉइंट से कहां जाते हैं? बी पॉइंट पे। प्राइस रिड्यूस हुआ, आप ए पॉइंट से कहां आ गए? बी पॉइंट पे, और डिमांड क्या होगी? Q2। तो जैसे ही प्राइस डाउन हुआ डिमांड बढ़ी, प्राइस कम होने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से जो डिमांड इंक्रीज हुई है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन बोलेंगे। और देखिए आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गए, ध्यान से देखिए, आप डिमांड कर्व पे नीचे की तरफ आए हैं, ए से बी पॉइंट पे आए हैं, डिमांड कर्व पे नीचे की तरफ आए हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हमारा मूवमेंट चेंज हो गया डिमांड कर्व पे, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। यानी उसी डिमांड कर्व पे पहले आप ऊपर बैठे थे, अब नीचे आ गए। ए पॉइंट से कहां आ जाते हैं आप? बी पॉइंट पे आ जाते हैं। इस ए पॉइंट से आप कहां आ जाते हैं? बी पॉइंट पे, नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसलिए क्या बोले? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पे नीचे की तरफ मूवमेंट, इसलिए क्या लिखा है हेडिंग में साथ में? मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। ओके गाइज, अब देखिए दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? सिकुड़ जाना, कम हो जाना, है ना? तो प्राइस रेस्पॉन्सिबल है इन दोनों के लिए, तो कब होगा कॉन्ट्रैक्शन? सिंपल सी बात, जब प्राइस हाई होगा और डिमांड डिक्रीज होगी। प्राइस हाई होने की वजह से जब डिमांड डिक्रीज हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो देखिए वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे डिमांड, ये हमारा डिमांड कर्व, और हम मान लीजिए इस बार ए पॉइंट यहां है, यहां थे, प्राइस है P1 और डिमांड कितनी हो रही है? Q1। अब हम कह रहे हैं प्राइस इंक्रीज होगा, तो प्राइस इंक्रीज हुआ, P1 से कितना हो गया? प्राइस P2। जैसे ही प्राइस P2 हुआ आप डिमांड करके बी पॉइंट पे आ गए, बी पॉइंट यानी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, Q1 से कम होकर कितनी हो गई डिमांड? Q2 हो गई। तो प्राइस हाई होता है, डिमांड कम होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये जो Q1 से Q2 की डिस्टेंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कॉन्ट्रैक्शन को। और आप ए पॉइंट से कहां आ गए? बी पॉइंट पे आ गए। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गए, इसको हम क्या बोलेंगे? अपवर्ड मूवमेंट। आप देखो नीचे थे डिमांड कर्व पे, ऊपर की तरफ चले गए, यहां क्या था? ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, तो डाउनवर्ड मूवमेंट। यहां क्या हुआ? आप नीचे से ऊपर की तरफ गए, इसको क्या बोलेंगे? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। तो ये उसी डिमांड कर्व पे ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ। तो देखिए जब प्राइस चेंज होता है अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, यानी ये सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ प्राइस बदलेगा, उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। दो तरीके का होता है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जब एक्सपांशन होता है
तो डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व होता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व होता है। ये तो था प्राइस का चेंज। अब हम बात करेंगे प्राइस के अलावा कोई दूसरा फैक्टर चेंज हो जाए तो क्या इंपैक्ट आएगा डिमांड कर्व पे, उसके बारे में। तो गाइस देखिए, हेडिंग है हमारी इस बार चेंज इन डिमांड। क्या है हेडिंग? चेंज इन डिमांड। पिछले टॉपिक में मैंने क्या अंडरलाइन किया था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन यहां पे क्या है? चेंज इन डिमांड। तो इस डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। वहां था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या था वहां पे? प्राइस। अदर फैक्टर कांस्टेंट थे। यहाँ है चेंज इन डिमांड और इसका फंक्शन देखिए, dx, x की डिमांड, f फंक्शन ऑफ और डिपेंड्स अपॉन। x की डिमांड डिपेंड करती है अदर फैक्टर पे। इस बार प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इस बार प्राइस कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इस बार जो डिमांड चेंज हो रही है, दिस टाइम जो डिमांड चेंज हो रही है, वो डिमांड का चेंज होना प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है, अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है। यानी एट द सेम प्राइस नाउ यू विल डिमांड मोर ऑफ अ कमोडिटी और लेस ऑफ अ कमोडिटी। इट मींस एट द सेम प्राइस यू विल डिमांड मोर और लेस। ये है चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स चेंज हुए, उसकी वजह से ऐसा होगा। देखिए ये हमारा फंक्शन, इस बार हम क्या कह रहे हैं? प्राइस क्या बढ़ा है? कांस्टेंट बढ़ा है। प्राइस कांस्टेंट है। किसमें चेंज होगा? अदर फैक्टर्स में। यानी ये जितने भी फैक्टर्स है, रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसी, किसी भी फैक्टर में एक्स वाई जेड किसी भी फैक्टर में चेंज हो सकता है, बस प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक। तब डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट आएगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या इफेक्ट आएगा डिमांड कर्व पे? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा? आइए इसको समझते हैं। शिफ्ट वाली बात समझाता हूं। आप इस नाम का डिफरेंस याद रखिएगा। जब मैं बोलता हूं चेंज इन डिमांड, इसका मतलब प्राइस कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिस्पांसिबल। और जब मैं बोलता हूं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका मतलब इसका रिवर्स, प्राइस बदलेगा, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। तो देखिए यहां पे हम एक कंडीशन लेते हैं। देखिए हमारा प्राइस था 10,8642। हम इस बार प्राइस में कोई चेंज नहीं करेंगे, प्राइस फिक्स पड़ा है 10,8642। ये है डी आई। डी आई का मतलब इनिशियल डिमांड। मान लो तुम्हारी इनकम थी 10,000, 10K, 10,000 पर मंथ। जब तुम्हारी इनकम 10,000 थी, मैं इस बार बता रहा हूं आपको इनकम बदल के कि इनकम चेंज होगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। तो जब तुम्हारी 10,000 रुपया तुम कमाते थे तो 10 रुपए पे डिमांड करते थे 2 यूनिट की, 8 पे करते थे 4 की, 6 पे 6, 4 पे 8 एंड 2 पे 10। ये तुम्हारी डिमांड थी। ये यूनिट्स में है। ये 10 रुपए प्राइस होने पर 2 यूनिट की डिमांड है, 8 रुपए पे 4 की डिमांड है, 6 रुपीस पे 6 यूनिट की डिमांड है, 4 रुपए पे 8 यूनिट की डिमांड है, 2 रुपए पे 10 यूनिट की डिमांड है। अब मैं कहता हूं प्राइस नहीं बदल रहा, प्राइस वही पड़ा है, 10 का 10 या 8 का 8 या 6 का 6 या 4 का 4 या 2 का 2। प्राइस नहीं बदल रहा है। कौन बदल रहा है इस बार? अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में हम किसको बदल रहे हैं? तुम्हारी इनकम को बदल रहे हैं। अदर फैक्टर में कौन चेंज हो रहा है? तुम्हारी इनकम चेंज हो रही है। तो देखिए अब तुम्हारी इनकम डबल हो जाती है। मान लीजिए 10,000 से 10K से कितनी हो जाती है? 20K, 20,000 हो जाती है। नाउ यू विल डिमांड मोर एट द सेम प्राइस। देखो अब प्राइस जब 10 रुपए है तो तुम डिमांड कितनी कर रहे हो? 2 की बजाय कितनी? 4 यूनिट की डिमांड करने लग गए। 2 की बजाय कितने यूनिट की डिमांड करने लग गए तुम? 4 यूनिट की डिमांड करने लग गए। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एट द सेम प्राइस नाउ यू विल डिमांड मोर। यानी उसी 10 रुपए पे 2 यूनिट की बजाय 4 यूनिट की डिमांड। जब प्राइस 8 रुपए था तो पहले कितनी डिमांड करते थे इस इनकम लेवल पे? 4 यूनिट की। अब नए इनकम लेवल पे उसी प्राइस पे कितनी डिमांड करने लग गए? 6 यूनिट्स की। कहने का मतलब ये हुआ एट द सेम प्राइस आपकी डिमांड बढ़ गई। 4 के बजाय कितनी यूनिट हो गई? 6 यूनिट हो गई। 6 रुपए पे आपकी डिमांड कितनी हो गई? 6 से 8 यूनिट। 4 रुपए पे डिमांड कितनी हो गई? 8 से 10 यूनिट। और 2 रुपए पे कितनी डिमांड होगी? 10 से 12 यूनिट। यानी एट द सेम प्राइस 2 रुपए पे पहले 10 यूनिट डिमांड कर रहे थे, अब उसी 2 रुपए पे आप 12 यूनिट की डिमांड करने लगे। दिस इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। अब देखिए इसको अगर हम एक डिमांड कर्व में प्लॉट करें तो देखिए मैंने सबसे पहले वाई एक्सिस पे लिया है प्राइस, 2, 4, 6, 8, 10 ले लिया प्राइस। और एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या लिया? डिमांड लिया। एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या लिया? एक्स की डिमांड। वाई एक्सिस पे क्या लिया? एक्स का प्राइस। मैंने सबसे पहले इनिशियल डिमांड कर्व बनाना है। 10 रुपए पे कितनी डिमांड है? 10 पे 2 यूनिट की, 8 पे 4 यूनिट की, 6 पे 6 यूनिट की, 4 रुपए पे 8 यूनिट की और 2 रुपए पे 10 यूनिट की। मैंने इसको बनाया।
इस इनकम लेवल पे जो डिमांड कर रहे हो वो बनाया, इसको हमने DI नाम दिया क्योंकि ये हमारी इनिशियल डिमांड है। अब सपोज करें नया डिमांड कर्व बनाना पड़े अपने को कि हमारी इनकम जब डबल हो गई तब हम कितना डिमांड कर रहे हैं उसका कर्व बनाना पड़े। तो देखिए अब उसी 10 रुपए पे 10 रुपए पे आप 2 यूनिट की बजाय कितने यूनिट की डिमांड कर रहे हैं? 4 की। पहले आप 10 रुपए पे कितने यूनिट की डिमांड कर रहे थे? 2 यूनिट की। अब नए इनकम लेवल पे 10 रुपए पे कितने यूनिट की डिमांड करने लग गए? 4 यूनिट की डिमांड करने लग गए। 8 रुपए पे 4 यूनिट की बजाय कितनी यूनिट डिमांड कर रहे हो? 8 रुपए पे 6 यूनिट की डिमांड कर रहे हो। तो पॉइंट यहां आएगा। देखिए 8 रुपए पे पहले डिमांड थी 4 यूनिट की, अब उसी 8 रुपए पे एट द सेम प्राइस आपकी डिमांड कितनी होगी? 6 यूनिट की डिमांड होगी। फिर देखिए 6 रुपीज पे पहले कितनी डिमांड कर रहे थे? 6 यूनिट की, अब कितनी डिमांड करने लग गए? 8 यूनिट की। तो 6 रुपए पे पहले थी 6 यूनिट की डिमांड, अब हम कितनी बना रहे हैं? 8 कर रहे हैं इसको। 6 पे पहले थी 6, अब उसी 6 पे कितनी हो गई डिमांड? 8 हो गई। अब देखिए 4 रुपीज पे कितनी डिमांड हो गई? 8 से 10, ये रहा 4 पे पहले डिमांड थी 8, अब कितनी हो जाती है? 10। 4 पे पहले डिमांड थी 8 यूनिट, अब 4 पे कितने यूनिट की डिमांड हो गई? 10 यूनिट। और 2 रुपए पे कितनी डिमांड होगी? 10 की बजाय 12, 2 पे 10 की बजाय आप कितनी डिमांड कर रहे हो? 12 की डिमांड कर रहे हो। ये नया डिमांड करवाया। तो 2 डिमांड कर रहे हो तुम्हारे सामने। ये है इनिशियल डिमांड कर जो 10,000 इनकम लेवल पे था, ये है न्यू डिमांड कर जो 20,000 इनकम लेवल पे है। तो आप देख सकते हैं अब जो नया डिमांड कर रहे हैं वो बदल गया, शिफ्ट हो गया राइट में। हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये था डिमांड कर, अब राइट में शिफ्ट होकर नया डिमांड कर ये बन गया। यानी कि जब अदर फैक्टर चेंज होते हैं तो डिमांड कर शिफ्ट होता है, इसलिए हमने क्या लिखा? शिफ्ट इन डिमांड कर। तो अगर हमारी इनकम बढ़ी तो हम हर एक प्राइस पे पहले के कंपैरिजन में ज्यादा परचेस करने लग गए। देख लो आप, हर एक प्राइस पे आप पहले के कंपैरिजन में 10 रुपए पे ज्यादा खरीद रहे हो, 8 पे भी ज्यादा खरीद रहे हो, 6 पे भी ज्यादा खरीद रहे हो, 4 पे भी ज्यादा खरीद रहे हो और 2 पे भी ज्यादा खरीद रहे हो। इसका मतलब आपका जब इनकम बढ़ा तो डिमांड कर राइट में शिफ्ट हुआ। अभी सपोज करिए इनकम कम होता तो आप कम खरीदना शुरू करते तो सारे पॉइंट इधर कहीं आते, तो डिमांड कर कहां शिफ्ट हो जाता? लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाता। तो जब अदर फैक्टर में चेंज होता है, प्राइस क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। एट द सेम प्राइस यू विल डिमांड मोर और यू विल डिमांड लेस। तब क्या सिचुएशन होती है? तुम्हारा डिमांड कर भी चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शिफ्ट इन डिमांड कर। यानी जब हम डिमांड कर्व के शिफ्ट की बात करते हैं, चाहे वो राइट में शिफ्ट हो चाहे वो लेफ्ट में शिफ्ट हो, तब हम कहते हैं अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। और जब हम ये कहते हैं ना कि मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, इसका मतलब हम प्राइस में चेंज की बात कर रहे हैं। प्राइस में चेंज की बात हमने पिछले टॉपिक में की और अब हम बात कर रहे हैं किसकी? चेंज इन डिमांड की। तो अब देखिए सिस्टमेटिकली मैं ये 2 कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे वो आपको बताता हूँ। देखो जब प्राइस बदलता है और डिमांड बढ़ती है उसको बोलते हैं एक्सपांशन। जब प्राइस कम होता है और डिमांड बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपांशन। लेकिन यहां अदर फैक्टर की वजह से जब डिमांड बढ़ती है उसको एक्सपांशन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। ठीक, वहां क्या बोला था? प्राइस की वजह से जब डिमांड कम होती है, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। यहां अदर फैक्टर की वजह से डिमांड कम होगी उसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। यानी इसके भी 2 पार्ट हो गए। कौन सा होगा? पहला इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा कौन सा होगा? डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ गई, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब अदर फैक्टर की वजह से डिमांड कम हो गई। तो आइए इस पे बात करते हैं। तो गाइस देखिए जब अदर फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से प्राइस रहेगा कांस्टेंट, अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से जब डिमांड बढ़ जाती है, रेज हो जाती है, उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ध्यान से सुनिएगा, एक्सपांशन वर्ड रिजर्व है प्राइस में चेंज की वजह से। अदर फैक्टर में चेंज की वजह से क्या सिचुएशन होगी? इंक्रीज इन डिमांड। ठीक, और इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है? अभी आपको समझाया था, डिमांड कर राइट में शिफ्ट होता है। देखिए इस डायग्राम को, हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया है? प्राइस ऑफ एक्स। एक्स एक्सिस पे लिया डिमांड फॉर एक्स। पहले हमारा डिमांड कर था डी, अब हमारा न्यू नया डिमांड कर राइट में शिफ्ट होकर क्या बन गया? D1। आप समझे ध्यान से, प्राइस में कोई चेंज नहीं होने वाला, प्राइस है P। आप P प्राइस पे कितनी डिमांड कर रहे थे? आप A पॉइंट पे थे और डिमांड कर रहे थे Q1 की। P प्राइस पे आप कितनी डिमांड कर रहे थे? Q1 क्वांटिटी की। अब आप उसी P प्राइस पे कितनी डिमांड करने लग गए? Q2 क्वांटिटी, यानी B पॉइंट पे आ गए। तो A पॉइंट से जो डिमांड कर था वो D था और B पॉइंट से जो डिमांड कर रहे हो वो क्या है? D1। अभी समझाया था आपको डिमांड कर कैसे राइट में शिफ्ट होता है, तो ये डिमांड कर राइट में शिफ्ट हुआ। प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर में चेंज की वजह से डिमांड इंक्रीज हुई। एट द सेम प्राइस अब आप ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, Q1 की बजाय कितनी डिमांड कर रहे हैं? Q2 डिमांड कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंक्रीज इन डिमांड।
ठीक है, और डिमांड कर कहां शिफ्ट हुआ है, राइट में, तो मैं लिख सकता हूं इधर राइटवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर, राइटवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर। तो डिमांड कर अपना राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, सर आपने कहा ये प्राइस रहेगा कांस्टेंट, ये सब बदल सकते हैं, तो थोड़ा एग्जांपल से भी समझा दो कि ऐसा कैसे होगा। तो देखिए हम लेते हैं सबसे पहले रिलेटेड गुड को। रिलेटेड गुड में दो गुड लिए थे, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अब आइए समझिए पहला रीजन देखते हैं, ऐसा कब हो सकता है, डिमांड का राइट में कब शिफ्ट हो सकता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स होने पर। तो सब्स्टिट्यूट के एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये जो हमारी एक्स कमोडिटी है ये है रिबॉक। कौन है एक्स कमोडिटी हमारी, रिबॉक है। हम कह रहे हैं रिबॉक का डिमांड कर राइट में शिफ्ट हुआ, रिबॉक का डिमांड कर राइट में शिफ्ट हुआ क्योंकि मार्केट में इसके सब्स्टिट्यूट्स क्या हो गए, महंगे हो गए। ध्यान रखिएगा रिबॉक के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर प्राइस में चेंज होता तो वो तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता। रिबॉक के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, रिबॉक का प्राइस फिक्स पड़ा है, फिर भी हम ज्यादा रिबॉक खरीदने लग गए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि रिबॉक का सब्स्टिट्यूट मार्केट में क्या हुआ, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी मार्केट में मान लो एडिडास महंगा हो गया, अदर फैक्टर है एडिडास, एडिडास महंगा हो गया, एडिडास के महंगे होने की वजह से रिबॉक के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, पी पड़ा है, लेकिन अब आप ज्यादा रिबॉक खरीद रहे हो मार्केट में, डिमांड का राइट में शिफ्ट हुआ क्योंकि मार्केट में एडिडास के प्राइसेस, नाइकी के प्राइसेस, प्यूमा के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए रिबॉक का डिमांड कर राइट में शिफ्ट हुआ। समझे बात को। और क्या हो सकता है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसको कॉम्प्लीमेंट्री से समझते हैं, इस बार हम एक्स कमोडिटी को बना देते हैं कार। कौन है एक्स कमोडिटी, कार, और यहां प्राइस भी किसका लेंगे, कार का ही लेंगे, क्योंकि डिमांड कर कार का बन रहा है, ये कार का डिमांड कर मतलब कार का प्राइस और कार की डिमांड। अब हो ये रहा है कि कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, फिक्स पड़े, फिर भी लोगों ने कार ज्यादा परचेज की, कार की डिमांड इंक्रीज हो गई, एट द सेम प्राइस कंज्यूमर अब ज्यादा कार की डिमांड कर रहे हैं, यानी डिमांड का राइट में शिफ्ट हो गया, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। क्यों हुआ, बिकॉज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो जाए, यानी मार्केट में जब पेट्रोल के प्राइसेस रिड्यूस होंगे तो आप कार की डिमांड बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, पेट्रोल के प्राइस रिड्यूस हो जाए तो आप कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, फिर भी आप कार ज्यादा परचेज करने लग गए क्योंकि मार्केट में पेट्रोल क्या हो चुका है, उस पेट्रोल डीजल के प्राइस क्या हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं, तो कार की डिमांड बढ़ेगी। अभी पेट्रोल मान लीजिए 30 रुपये पर लीटर मिलने लगे, डीजल मिलने लगे इस भाव पे, तो डेफिनेटली कार का डिमांड कर राइट में शिफ्ट होगा। कार के प्राइस नहीं बदलेंगे, फिर भी कार को ज्यादा डिमांड किया जाएगा, एट द सेम प्राइस यू विल डिमांड मोर ऑफ कार्स। क्लियर। तो और भी एक एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड डिमांड फॉर एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस डाउन होंगे तो एयर कंडीशनर का डिमांड कर राइट में शिफ्ट होगा। गौर से सुनिएगा, जिस कमोडिटी की डिमांड ले रहे हो उसका प्राइस नहीं बदलना चाहिए, इसके अलावा कोई भी फैक्टर बदल सकता है। एक्स की डिमांड ले रहे हो तो एक्स का प्राइस नहीं बदलना चाहिए, नो चेंज, कांस्टेंट, बाकी कुछ भी चेंज हो सकता है। तो हमने ये पढ़ा रिलेटेड गुड्स। अब हम देखते हैं इनकम के बारे में, कि अगर इनकम की बात करें तो क्या होगा। इनकम की जब हम बात करते हैं दो तरीके के गुड्स होते हैं, आपको बताया था कौन कौन से, सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो इस बार हम कह रहे हैं सुपीरियर गुड्स की डिमांड और प्राइस भी किसका ले रहे हैं, सुपीरियर गुड्स का। सुपीरियर या नॉर्मल या जो अच्छी चीजें होती है उनकी बात हो रही है, श्रेष्ठ होती है, हाई क्वालिटी की होती है, उसकी बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो देखिए मैं कह रहा हूं डिमांड कर सुपीरियर कमोडिटी का राइट में शिफ्ट हुआ, सुपीरियर कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी अब तुम ज्यादा डिमांड करने लग गए सुपीरियर कमोडिटी, लाइक देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ प्योर घी बट यू विल डिमांड मोर ऑफ प्योर घी। क्यों, क्योंकि तुम्हारी इनकम जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तुम्हारी इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, इसलिए तुम सुपीरियर गुड्स की डिमांड को इंक्रीज कर देते हो। तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो अब तुम्हारे कंजम्पशन बास्केट में सुपीरियर चीजें ज्यादा होगी। भैया अब आप डालडा घी नहीं खाओगे, अब आप प्योर घी ज्यादा कंज्यूम करोगे क्योंकि तुम्हारा इनकम लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो नाउ यू विल डिमांड मोर ऑफ अ सुपीरियर कमोडिटी इफ योर इनकम गोज अप, तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो। ठीक, और इनकम को कैसे कनेक्ट करते हैं इंफीरियर गुड के साथ, तो इसको इंफीरियर के साथ समझते हैं। इस बार
हम यहाँ प्राइस भी किसका ले रहे हैं, इंफीरियर कमोडिटी का, और डिमांड भी किसकी ले रहे हैं, इंफीरियर कमोडिटी की। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इंफीरियर कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी तुम इंफीरियर कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंफीरियर कमोडिटी, बट स्टिल यू आर कंज्यूमिंग मोर ऑफ दैट इंफीरियर कमोडिटी। डालडा घी के भाव दाम फिक्स पड़े हैं, फिर भी तुम डालडा घी ज्यादा खरीद रहे हो। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब होता है जब तुम्हारा इनकम क्या हो जाए, डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो जब तुम्हारी इनकम कम होती है तो तुम इंफीरियर ज्यादा परचेज करते हो, इंफीरियर कमोडिटी का डिमांड का राइट में या फॉरवर्ड शिफ्ट होता है या इंक्रीज इन डिमांड की घटना होती है। ठीक, फिर फिफ्थ बात करते हैं, क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को लेते हैं। फेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर तुम्हारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंज हो रहा हो तो तुम एट द सेम प्राइस ज्यादा डिमांड करोगे। प्राइस वही है, डिमांड ज्यादा करोगे। तुम्हारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की चीजें हैं, प्रेफरेंसेस, टेस्ट, फैशन, हैबिट के हिसाब की तुम्हारी चीजें हैं, तो तुम एट द सेम प्राइस ज्यादा डिमांड करना शुरू करोगे। तो ये फेवरेबल चेंजेस होने पर डिमांड कर राइट में शिफ्ट होता है। एट द सेम प्राइस यू विल डिमांड मोर। भाई जिस पर्टिकुलर टाइप का फैशन चल रहा है वो चीजें मार्केट में अवेलेबल है, तो हम देखते हैं उनकी डिमांड ज्यादा होती है, उनके प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, फिर भी उनकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि अभी वो चीजें क्या आ चुकी है, ट्रेंड में आ चुकी है, फैशन में आ चुकी है। ऐसा तब होता है। या यूं समझ लीजिए मौसम चेंज हुआ तो हमारी प्रेफरेंस बदलेगी, तो हम चीजों की डिमांड बढ़ा देंगे। एट द सेम प्राइस हम डिमांड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। भाई ऐसा मान लीजिए कि जब सर्दियां चल रही थी तो एयर कंडीशनर की डिमांड, जो एयर कंडीशनर के प्राइसेस वही थे, मान लीजिए एक एयर कंडीशनर आप 50,000 में परचेज कर रहे थे, वही था एयर कंडीशनर का प्राइस, ठीक है। लेकिन दिसंबर जनवरी में डिमांड नहीं बढ़ी, लेकिन जैसे ही मई जून आया, अप्रैल का महीना आया, तो हमने देखा कि हमारी प्रेफरेंस चेंज होती है, हम एयर कंडीशनर की डिमांड बढ़ा देते हैं, तो उसी 50,000 पे एयर कंडीशनर की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी हम यहाँ ये समझ रहे हैं कमोडिटी का प्राइस नहीं, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रही है। राइटवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर हो रहा है। फिर देखिए एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर राइज इन प्राइस। देखिए एट प्रेजेंट प्राइस क्या पड़ा है, फिक्स। आज के दिन प्राइस क्या पड़ा है, फिक्स पड़ा है, लेकिन फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में डिमांड कर क्या हो जाएगा, राइट में शिफ्ट होगा। भाई आज के दिन प्राइस फिक्स है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि इन फ्यूचर प्राइस बढ़ सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है तुम्हें, तब तुम क्या करोगे, आज के दिन अपनी डिमांड को बढ़ा दोगे। एट द सेम प्राइस तुमने डिमांड बढ़ा दी, क्योंकि तुम्हें ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस राइज होने वाला है। ठीक वैसे ही अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो डिमांड कर राइट में शिफ्ट हो सकती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल हो जाए तो डिमांड कर राइट में शिफ्ट हो सकता है। सो देयर आर इनफाइनाइट रीजंस टेक्निकली, कि बहुत सारे फैक्टर हैं जो प्राइस के अलावा है, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस के अलावा बहुत सारे फैक्टर है जो एक कमोडिटी की डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब आप क्या ध्यान रखोगे, जब उस कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर होता है, अपवर्ड और बैकवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। लेकिन जब प्राइस के अलावा अदर फैक्टर चेंज होते हैं तो शिफ्ट इन डिमांड कर होता है, राइट में या लेफ्ट में। अब सवाल ये उठता है सर, जब ये तो राइट वाला आपने समझाया, इन्हीं रीजन के साथ लेफ्ट वाला भी समझा दो। तो बिल्कुल मैं समझा रहा हूं आपको, जब लेफ्ट में डिमांड कर शिफ्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। लेकिन आप क्या करेंगे, अभी वीडियो पॉज कर देंगे आप, ठीक है। आप क्या करेंगे, डिक्रीज इन डिमांड के लिए खुद डायग्राम बना के रीजंस लिखें, उसके बाद वीडियो वापस ऑन करें, ठीक है, रिज्यूम करिए वीडियो, तब आप उसको मैच करिएगा क्या आपके जवाब सही आ रहे हैं क्या। ओके गाइस, तो चलिए बात करते हैं डिक्रीज इन डिमांड की। तो गाइस ये है डिक्रीज इन डिमांड। अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से डिमांड डिक्रीज होती है। कमोडिटी का प्राइस फिक्स पड़ा है, एक्स की डिमांड और एक्स का प्राइस फिक्स पड़ा है, लेकिन अदर फैक्टर चेंज हुए, डिमांड रिड्यूस हुई, ये Q1 से Q2 और डिमांड कर लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। आप देख सकते हैं पी प्राइस पे आप ए पॉइंट पे थे, डिमांड कर रहे थे Q1 क्वांटिटी की, अब उसी पी प्राइस पे आपने डिमांड कम कर दी, Q1 से कितनी कर दी, Q2 डिमांड कर दी। आप बी पॉइंट पे आ गए, बी पॉइंट पे डिमांड कर रहे D1, तो आप देख सकते हैं डिमांड कर कहां शिफ्ट हुआ, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, या इसको क्या बोल सकते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर। अब सर रीजन भी बता दो, आई होप आपने लिखे हो अभी रीजंस, डायग्राम भी बनाया हो, अब आप मैच करिए। रीजन में सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट का रीजन पढ़ते हैं, क्या हो सकता है सब्स्टिट्यूट में रीजन, वो देखिए सब्स्टिट्यूट में रीजन क्या होगा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर एक कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट का प्राइस रिड्यूस हो जाता है तो इसकी डिमांड हम क्या करेंगे, कम। हमने रिबॉक की डिमांड कम कर दी, रिबॉक का प्राइस फिक्स पड़ा था, फिर भी हमने रिबॉक कम परचेस किया, क्यों, क्योंकि उसका मार्केट में अवेलेबल सब्स्टिट्यूट एडिडास क्या हो गया, सस्ता हो गया, चीप हो गया। और क्या हो सकता है,
इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री मार्केट में महंगा हुआ तो एक्स की डिमांड हमने कम की, एक्स का प्राइस फिक्स पड़ा है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, कार की डिमांड हमने कम कर दी क्योंकि मार्केट में अवेलेबल जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है पेट्रोल या डीजल वो क्या हो गया, महंगा हो गया। जब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कंटिन्यूअसली राइज होंगे तो कार की डिमांड ऑब्वियसली क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो एट द सेम प्राइस आपने कम परचेज किया है, कम डिमांड किया है, क्यों, क्योंकि मार्केट में उसका कॉम्प्लीमेंट्री महंगा हुआ। फिर इनकम की बात करते हैं सुपीरियर गुड के रेफरेंस में। अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो आप सुपीरियर गुड की डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे। सुपीरियर गुड का प्राइस वही है, फिर भी आप सुपीरियर गुड को कम परचेज कर रहे हो, कम डिमांड कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपका इनकम क्या हो गया, कम हो गया। अब हम इंफीरियर गुड के केस में समझें तो मैं कहूंगा इंक्रीज इन इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, अब मान लो एक्स कमोडिटी क्या है, इंफीरियर कमोडिटी है, और आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, कम डिमांड करोगे कि नहीं करोगे। क्या कहना चाह रहा हूं, एक्स एक इंफीरियर कमोडिटी है और तुम्हारी इनकम बढ़ जाती है, तो अब तुम इंफीरियर कमोडिटी कम डिमांड करोगे, अब तुम डालडा घी कम खाओगे। डालडा घी का प्राइस नहीं बदला, तुमने कम खरीदना शुरू किया, क्यों, क्योंकि तुम्हारी इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक, और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करें, पहले क्या लिखा था राइट वर्ड शिफ्ट में, फेवरेबल चेंज, और अब क्या लिख रहा हूं, अनफेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में अगर अनफेवरेबल चेंजेस होते हैं तो डिमांड कर क्या हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अनफेवरेबल चेंजेस होने पर। फिर है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर फॉल इन प्राइस। अगर फ्यूचर में प्राइस रिड्यूस होने वाला हो, फ्यूचर में प्राइस रिड्यूस होने वाला हो, तो आज के दिन तुम डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे। आज के दिन प्राइस फिक्स पड़ा है, कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में, ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस रिड्यूस होगा, तो एट प्रेजेंट तुम क्या करोगे, डिमांड को कम कर दोगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्राइस हमेशा कमोडिटी का फिक्स रहा है, अदर फैक्टर में चेंज हुआ है, उस वजह से ऐसा हुआ। किसी एरिया की पॉपुलेशन कम हो जाए तो डिमांड कर कम हो जाएगी, कहीं पे गवर्नमेंट पॉलिसीज अनफेवरेबल हो जाए तो डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड कर लेफ्ट में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये यहां हमारा कंप्लीट होता है डिक्रीज इन डिमांड का टॉपिक। तो हमने क्या समझा, एक समझा हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इससे ठीक पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको हमने क्या बोला था, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। कौन था रेस्पॉन्सिबल, प्राइस, और अदर फैक्टर क्या पड़े थे, कांस्टेंट। अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा था, दो पार्ट थे उसके, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। यहां हमने क्या पढ़ा, चेंज इन डिमांड, कौन रेस्पॉन्सिबल, अदर फैक्टर, प्राइस पड़ा है कांस्टेंट, शिफ्ट होता है डिमांड कर्व, या तो राइट में शिफ्ट होगा या लेफ्ट में। इसकी भी दो कैटेगरी है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो कुछ रीजंस के साथ हमने इन टॉपिक्स को पढ़ा। तो आई होप आपको सारी कहानी, सारी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे गाइस, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।